नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लेवल 1 और लेवल 2 के वहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 47 आज अपन वहां पर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चा आपका अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, वहां पर 750 पढ़ लिए। ये सवाल आपका 751 का सवाल है। तो पहले ये चेक करें कि सवाल किसका है, वर्ब का है, और वर्ब के अंदर भी पैटर्न किसका बेटा, आपका फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, जो टेंस को, एस्पेक्ट को, वॉइस को, इनको चिन्हित आपका वहां पर करवा दे, उसे अपन किसका नाम देते हैं, आपका फाइनाइट वर्ब का वहां पर नाम दिया करते हैं। ठीक है, तो यहां जो फाइनाइट वर्ब है जो कहीं ना कहीं टेंस की आइडेंटिफिकेशन करवाती है, तो ये करवाती है आपका लाइक, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का करवाती है। बाकी जगह अगर तुम चेक करोगे, ये टेंस को नहीं बता रही है, ये आपका टेंस को नहीं बता रही है, ये आपका वहां पर टेंस को नहीं बता रही है। ठीक है, गौर ये करना, इस वाले पार्ट में नॉन फाइनाइट है, उसके बाद में यहां पर फाइनाइट है। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट, ये फाइनाइट। ऐसा सेंटेंस जो केवल आपका फाइनाइट का है वो सिर्फ ये है, तो कहीं इनसे आप कंफ्यूज हो जाओ, ये बाद में आपका फाइनाइट वहां पर दिया हुआ है। अगले सवाल पे आ जाए, 752 वाला सवाल है। अगर इसकी अपन बात करें तो ये बच्चा सवाल अपने पास में किसका है, फोनेटिक का सवाल है आपका। ठीक है, इसके अंतर्गत वहां पर इसे देखा जा सकता है। द साउंड ये एज इन यस इज ए, ये जो ये साउंड आपको देखने को मिल रहा है, ये किसका काम करेगा, ये यहां पर आता है कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेंट के नजदीक, वहां पर इसे आप पढ़ सकते हैं। और पैलेटल तो ये है ही आपका, तो दोनों चीजें, ये पैलेटल अप्रोक्सीमेंट इस नाम से जाना जाएगा। प्लसिव का नेचर नहीं, नेजल का तो बिल्कुल भी नहीं, लेटरल का भी बिल्कुल नहीं आपका। अगले सवाल पे बढ़े हैं, आपका सवाल नंबर 753 का सवाल है। ये अपने पास में आता है टीचिंग ऑफ ग्रामर के सवाल में आता है। टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर टीचिंग ऑफ ग्रामर है, उसके अंतर्गत इसे बेटा आपका वहां पर देखा जाता है, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जाता है कि द अप्रोच ऐसा उपागम है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो उसका फॉर्म या प्रारूप क्या है, उसका फंक्शन कार्य क्या है, जो कि लैंग्वेज का उस सोसाइटी में या उस समाज में उस भाषा विशेष से आपका जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जिसमें शामिल की जाती हैं, उस अप्रोच में शामिल की जाती हैं, फॉर्म एंड फंक्शन दोनों के तहत उसे बताया जाता है। मतलब ये क्रियात्मक होता है, ठीक है, क्रियाशील अवस्था में रहता है, उसे अपन किसका नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रामर का नाम देते हैं, जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, फॉर्म भी आ गया और फंक्शन भी आ गया, दोनों का मिला जुला रूप है, वो फंक्शनल ग्रामर के रूप में आपका बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग ले लें आपका वहां पर, ये बड़ा सवाल अपने पास में आता है लिटरेरी टर्म का। ठीक है, साहित्यिक अलंकार का सवाल इसके अंतर्गत वहां पर दिया जाता है कि द लिटरेरी डिवाइस, वह साहित्यिक अलंकार अब यूजिंग ए वर्ड और अ फ्रेज, जहां पर आप एक शब्द को काम में लेते हैं या फिर एक वाक्यांश को काम में लेते हैं जिसका मीनिंग डबल होता है, दो अर्थ देता है, एक शब्द दो अर्थ देता है, और उसका जो इफेक्ट या परिणाम आता है वो काफी हास्यास्पद होता है, हंसाने वाला होता है, आपको वहां पर इंटरटेन करने वाला होता है, आपका मनोरंजन करने वाला माना जाता है। इसे अपन कहते हैं श्लेष, प्ले ऑफ वर्ड्स कहते हैं, शब्दों का खेल कहते हैं, वो पार्ट जाता है पन में। ये आयनी व्यंग्योक्ति में नहीं जाएगा, मेटाफोर, ठीक है, अर्थात आपके निरूपक अलंकार की तरफ नहीं जाएगा, सिमिली आपकी उपमा अलंकार की तरफ इसे लिया नहीं जाएगा। 755 की मैं बात वहां पर करूं बेटा आपका, तो यहां वाले पार्ट में ये जो अपने पास में आता है, इसे अपन बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन या इररेगुलर पैटर्न का प्रीपोजिशन है, इसके अंतर्गत वहां पर बताया जा रहा है अपने को। तो इसको एक बार चेक करना बेटा आपका कि ही डिसाइडेड टू कंपनसेट टू हिज फ्रेंड फॉर द लॉस, उसने निश्चय किया कि वो वहां पर अपना दोस्त है उसके लिए हर्जाना भरेगा, आपका वहां पर उसका क्षतिपूर्ति करने का काम करेगा, जो नुकसान उसका वहां पर आपका हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उसका एक पर्पस है, उसका एक उद्देश्य है। ठीक है, तो वहां टू नहीं लगता है, पर्पस या उद्देश्य के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो यहां पर तो टू का टू तो बिल्कुल नहीं आएगा, प्रीपोजिशन की इसमें डिमांड है ही, आपका गलती है, तो अपन नो एरर को चूज नहीं कर सकते। अगले सवाल पे चलें आपका, यहां पर ये सुपरसिलियस जो वर्ड है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, ये वोकैबुलरी पार्ट का है, और ये सिनोनिम में या समानार्थी शब्द के नजदीक आपका वहां पढ़ा जाएगा। एक्चुअल में वहां पर सुपरसिलियस है, इसका अर्थ वहां क्या रहने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी होता है, तिरस्कृत होता है, समाज से बहिष्कृत भी कहा जा सकता है आपका वहां पर, एक तरीके से लोफर टाइप में भी कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि दमखम होता है, सब कुछ है, लेकिन वो एक सामाजिक प्राणी नहीं माना जा सकता है, वहां पर कहीं ना कहीं घमंड से चूर होता है, उसे अपन एरोगेंट या डिस्टेंटफुल नेचर का बताते हैं। इसमें हम्बल है, जेनरस है, वीक है, ऐसा फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा।
अगली बात पे आ जाएं आपका वहां पर। नेक्स्ट जो आपका थिंकिंग इसके अंदर आती है, ये बेटा अपने पास में टीचिंग मेथोडोलॉजी से ही जुड़ा हुआ सवाल है आपका कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो प्राथमिक उद्देश्य है ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग का, ठीक है, मतलब वृहद या फिर व्यापक आपका जो पठन होता है, वाचन होता है, उसका अर्थ क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो जब आप चीजें गहरे तौर पर पढ़ते हैं तो केवल नॉलेज ही नहीं लेते, नॉलेज के साथ में आप उसका आनंद भी उठाते हैं, उन भावनाओं में आप बहते भी हैं, उनमें अपने आप को ड्रेंच करते हैं, उनमें अपने आप को तरबतर करने वाला काम भी वहां पर आप करते हैं। तो केवल और केवल इसके अंदर बच्चा ग्रामर और वोकैबुलरी नहीं होता है, केवल आपका ऐसा नहीं कि आपने टेक्स्ट को पढ़ा है, केवल ऐसा नहीं कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, बल्कि साथ साथ में आप क्या करते हैं कि उसके अंदर से प्लेजर भी निकालते हैं और साथ में जनरल कॉम्प्रिहेंशन मतलब नॉलेज वाली चीजें भी वहां पर लेकर आते हैं। अगले सवाल पे चलें आपका वहां पर। ये जो पार्ट अपने पास में है ये वर्ब पैटर्न का है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट से जुड़ा हुआ है आपका कि द वर्ब फॉर्म यूज्ड आफ्टर द प्रीपोजिशन वर्थ इज, ऐसा क्रिया रूप हमें बता दीजिए जिसको हम वहां पर प्रीपोजिशन वर्थ के बाद में वहां पर काम में लेने वाले होते हैं आपका। तो आपको एक चीज मैंने सिखा रखी है, वो ये है आपका कि जब भी प्रीपोजिशन की बात अपन करते हैं, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में आपको वर्ब लगाना होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि आपका जेरेंडियल नेचर में आएगा, तो यहां आंसर जेरेंड का बनेगा V1 प्लस आईएनजी प्रोग्रेसिव नेचर का। और बेटा ये ध्यान रखना कि वर्थ केवल आपका वर्ब या एडजेक्टिव ही नहीं होता है, ठीक, इसके अलावा वहां पर वो किसका काम कर सकता है, प्रीपोजिशन का काम भी कर सकता है। अगले पार्ट पे आओ 759, ये फिर से बच्चा आपका लिटरेरी डिवाइस का सवाल है, साहित्यिक अलंकार का सवाल वहां पर आपको देखने को मिलता है, लिटरेरी टर्म का सवाल वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां जो आपको लिटरेरी टर्म चाहिए, साहित्यिक अलंकार चाहिए, किसके लिए, उस रेपिटेशन, उस पुनरावृत्ति के लिए चाहिए जहां पर वाउल साउंड पुनरावृत्ति होती है, और कहां होती है, नियर बाई वर्ड्स के अंदर होती है, ठीक है। मतलब शब्द है, शब्द के शुरू की बात नहीं कह रहा है, शब्द के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, शब्द के वहां अंत में भी हो सकता है, कहीं पर भी आपका रहे, लेकिन वाउल साउंड का रेपिटेशन आना चाहिए। अगर शुरू में है तो एलिटरेशन की तरफ चला जाता है, लेकिन अंदर कहीं पर भी हो जाए और वाउल साउंड का रेपिटेशन आ जाए, उसे असोनेंस में लेते हैं। ऑनोमेटोपी तो केवल साउंड के लिए आता है आपका, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड के रेपिटेशन के लिए आता है। एलिटरेशन अपने पास में बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स आता है, शब्दों की शुरुआत की स्थिति में देखने को मिलता है। 760 की अगर मैं बात करूं वहां पर, ठीक है, तो इस पैटर्न को पढ़ना जरा, ये पार्ट अपने पास फिर से किस में आएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आएगा, टीचिंग मेथड के साथ में वहां पर इसे देखा जाएगा। विच लैंग्वेज टीचिंग मेथड प्लेसेस द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस ऑन लिसनिंग, यहां पर कौन सा आपका जो शिक्षण अधिगम पद्धति है जो एक उच्च महत्व है, सुनने या श्रवण कौशल है, उसके आधार पर इस चीज को रखता है या उसके आधार पर इस चीज को वहां पर बताता है, ठीक है। मतलब जहां पर लिसनिंग को सबसे बेस्ट माना जाता है, लिसनिंग को सबसे बढ़िया वहां माना जाता है, तो वहां वाले पार्ट में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है आपको, ठीक है, टीचर के द्वारा सारी एक्टिविटी वहां पर आपका करनी है, ठीक है। तो आप गौर करो, डायरेक्ट मेथड वाले में स्पीकिंग लिसनिंग दोनों आते हैं, स्ट्रक्चरल में भी आपके दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स दोनों में लिसनिंग है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे पहले रीडिंग और राइटिंग को इंक्लूड किया जाता है, लिसनिंग उसके बाद में रहता है जो निष्प्रभावी अंदाज में रहता है, तो इसमें टीपीआर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को शामिल किया जाएगा। यहां वाले पार्ट में आपके वोकैबुलरी के अंदर अपना सेक्शन है जिसे अपन नाम देते हैं आपका एंटोनिम का, विलोम शब्द का या अपोजिट का नाम वहां पर दिया जाएगा। अपना सवाल क्या बना कि द अपोजिट ऑफ लग्ब्रियस इज, अपोजिट आपको विलोम शब्द ढूंढना बच्चा, ठीक है, और किसका, लग्ब्रियस का ढूंढना। तो पहला काम आप ये कर लो कि लग्ब्रियस के मायने क्या होते हैं, इसका अर्थ वहां पर क्या बनता है, ये आपको बताना है। यहां पर जो आदमी थोड़ा निराश होता है, दुखी होता है, सोरोफुल होता है, मेलंकोलिक होता है, एंजाइटिकल वे में आता है, उसे अपन लग्ब्रियस का नाम देते हैं। तो जो आदमी प्रसन्नचित होगा, खुश होगा, चीयरफुल नेचर में आएगा, वो इसके एंटोनिम में लिया जाएगा, डार्क वगैरह, सोरोफुल वगैरह इसके सिनोनिम में चले जाएंगे। अगले सवाल पे आओ आपका 762 वाले में, यहां पर बेटा ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का अर्थात टेंस का सवाल इसके अंदर शामिल किया गया कि द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन वहां से जा चुकी थी, ठीक है। तो आप गौर करेंगे बिफोर का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। पास्ट के सेक्शन में इधर पास्ट सिंपल या फिर वर्ब का सेकंड है, इधर पास्ट परफेक्ट आएगा, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हैड लेफ्ट। लीव के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, इस तरीके से पढ़ा जाता है। अगले सवाल पे आपका आ जाए वहां पर। नेक्स्ट जो सेक्शन आपके पास में आता है, ये बच्चा फिर से किसके अंतर्गत आता है, आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आता है। द फंक्शन ऑफ मिनिमल पेस, ये जो कार्य है आपका वहां पर मिनिमल पेस वाला, ये एक अभ्यासात्मक स्थिति बताता है इन लैंग्वेज टीचिंग, जो भाषा के अधिगम या शिक्षण के तौर पर आपको देखने को
मिलता है। ठीक है, तो यहां जो मिनिमल पेस होते हैं, मिनिमल पेस किसके अंतर्गत आपके रखे जाते हैं, जब आप समान ध्वनियों में अंतर करते हैं, दो शब्दों का जोड़ा लगभग ऐसा लगता है कि ध्वनि एक जैसी है लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, अंतर करना, उसे अपन क्या कहते हैं, आपका मिनिमल पेस की एक्सरसाइज कहते हैं। डिफरेंशिएशन या डिस्टिंग्विशमेंट वहां पर हर हाल में होना चाहिए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ बच्चा, आपका वहां पर ये जो सवाल आपके पास में है ये बनता है एग्रीगियस का सिनोनिम का सवाल या फिर वोकैबुलरी का सेक्शन है, सिमिलर का सेमिन मीनिंग वाला सवाल, इसे आप वहां पढ़ रहे हैं तो वर्ड पढ़ लीजिएगा। एग्रीगियस क्या वर्ड बच्चा आपका, एग्रीगियस है, इसके मायने क्या होते हैं, जब आप बुरे तरीके से बहुत बुरे बन जाते हैं, अधम नीच जितना वहां पर ओछा हो सकते हैं, जितनी संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, उसे एग्रीगियस कहते हैं। एक होता है ग्रीगेरियस जो मिलनसार है, और ये जो मिलने के लायक ही ना हो, आपका आउटस्टैंडिंगली बैड, मतलब बुरों में बुरा, रावण का रावण, महारावण जो होता है आपका, दशानन का भी 21 कहलाना, आपका उसे कहते हैं एग्रीगियस। अगला सवाल 765 वाला बच्चा, ये जो अपने पास में है ये टेंस से जुड़ा हुआ सवाल है आपका, और टेंस के अंतर्गत आपको आइडेंटिफिकेशन है उसको बताना है, उसको वहां पर आपका पहचानना है। ठीक है, द सेंटेंस वी शैल ओवरकम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ यूसेज। ठीक, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, हम जीतेंगे। आप जो बोलते हैं ना हम होंगे कामयाब, उस इंग्लिश में ये कहा जाता है वी शैल ओवरकम। ठीक है, तो अगला यहां पर ये कह रहा है कि इसमें किस टाइप का वर्ब यूज किया हुआ है, कौन सा सेंटेंस इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। कंटीन्यूअस फ्यूचर में क्या आता है आपका, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल या शैल प्लस ए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है। अगले सवाल पे आपका, यहां पर आपका फ्रेज एनालिसिस से जुड़ा हुआ सवाल आप बच्चों से पूछ लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेज एनालिसिस के मायने क्या हैं उनको जरा सुनना आपका। आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्बियल फ्रेज, आपको एक ऐसा फ्रेज ढूंढना है जो कहीं ना कहीं आपके क्रिया विशेषण के वाक्यांश के तौर पर आपका वहां पर काम करता है, क्रियान्वित अंदाज में आपको देखने को मिलता है, उस चीज को आपको यहां पर छांटकर बताना है बेटा। ठीक है, तो ये पार्ट कैसा है, जो अपने पास में प्रीपोजिशनल नेचर का पार्ट होता है, कहीं ना कहीं मैनर को भी बता दे आपका। ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगा। तो ये दो चीज तो आप सीधे से काट सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला कंफ्यूजन यहां आएगा टू विन द मैच। प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल के नाते लेकर जा सकते हो सेकेंडरी, लेकिन इसमें कहीं मैनर को शो नहीं किया गया, तो आप यहां चेक करें कि एडवर्ब में प्रॉपर वे में ये मिलेगा इन अ वेरी रूड मैनर, रूड नहीं रूड मैनर, आपका दोनों अंदाज इसमें देखने को मिलेंगे। 767 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये अपने पास में सवाल किसका जाएगा बच्चा, आपका वहां पर ईडीएम का चला जाएगा, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि ईडीएम्स का सवाल वहां पर बोला जा सकता है। कि जो ईडीएम है कि टू कट द गोडियन नॉट, इसके मायने क्या है आपका, तो इसको परखना जरा। इसमें यह कहेगा कि जो एक जटिल समस्या होती है, एक उलझी हुई गांठ होती है, उसको बड़ी आसानी से आपका खोल देना या फिर निर्णायक अंदाज में उसका पटाक्षेप कर देना, उसका पर्दाफाश कर देना समस्या का। ठीक है, यानी उसका हल अच्छे तरीके से निकाल लेना, इसे बोलेंगे टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली और डिसाइसिवली वहां पर दे। ठीक है, अगले पे आ जाएं। नेक्स्ट का जो अपना क्वेश्चन है, देखो इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊं तो काफी कुछ मुझे बताना पड़ेगा, वहां पर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इडियम्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी काम की नहीं होती है। द कॉन्सोनेंट साउंड वे एज इन वैट इज ए। ठीक, यहां पर ये जो पार्ट अपने पास में आ रहा है, ये सवाल फिर से किसका बनेगा, वहां पर आपका फोनोलॉजी वाला पार्ट, फोनेटिक्स वाला बनेगा कि वह साउंड है, वो वह साउंड किसका फंक्शन वहां पर आपका कर रहा है। तो ये अपने पास में से ये वाला पार्ट था ना, पैलेटल आपका अप्रोक्सीमेंट है, वैसे यहां पर ये सिर्फ किसका काम करेगा, अप्रोक्सीमेंट का काम करेगा। फ्रिकेटिव के नेचर में नहीं है, लैटरल के नेचर में नहीं है, अफ्रिकेट के नेचर में वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। 769 की अपन बात करें वहां पर, तो इसमें अपने पास में इसका एनाटॉमिकल जो आपका कंटेक्स्ट है, उसमें नाउन एंड नंबर का सवाल पूछा गया, संज्ञा और वचन का सवाल वहां पर आपसे पूछा गया है। शब्द है मेरे पास में अपेंडिक्स। ठीक है, अब अपेंडिक्स का बहुवचन बताना, लेकिन यह ध्यान रखना एनाटॉमिकल नेचर में बताना है आपका वहां पर। इसके अंतर्गत वो सीन नहीं चलेगा जो अपन जनरल ग्रामर के तहत नियम लगा के कंप्लीट करते हैं, वो नहीं आएगा। तो इसमें आप ऐसा नहीं बना सकते, अपेंडिक्सेस ऐसा नहीं बनेगा, तो ये पहला तो यहीं पर सिरे से खारिज हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी बात यहां पर बची अपेंडिक्सिस, जो इसके नजदीक नहीं है। अब दो बचे, अपेंडाइस और अपेंडाइसिस। अपेंडाइस और अपेंडाइसिस ये लगभग दोनों कंफ्यूज कर देते हैं आपको वहां पर, तो इनमें ये ध्यान देना कि जब एनावाटिकल लेंगे तो उसके साथ में इन्फ्लेक्शन भी आएगा, और इन्फ्लेक्शन के साथ में अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपका चेंज वहां पर किया जाएगा। तो ये यहां पर केवल अपेंडाइस नहीं बल्कि क्या बनेगा, अपेंडाइसिस ऐसा वहां बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला पार्ट इसके अंदर अपने पास में जो लिया जाता है वो पार्ट है आपका एक डेफिनेशनल लेवल के ऊपर टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर ही लिया जाता है और उसमें जो प्रयोग किए गए थे उन प्रयोगों को सही साबित करते हुए क्या उनका टर्मिनोलॉजी दिया गया, क्या उनका अलग से आपका नाम दिया गया, वो सुनना। द कॉन्सेप्ट एक ऐसा संप्रत्यय या अवधारणा है दैट लर्नर्स आउटपुट कि एक अधिगम करता जो सीखता है उसका जो परिणाम आता है शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझे जाने वाला, अवबोधगम्य होना चाहिए, बट स्लाइटली, लेकिन आंशिक तौर पर बियॉन्ड देयर करंट लेवल, उनके वर्तमान स्तर से आगे होना चाहिए, इज नॉन एज, उसे जाना जाएगा। अर्थात आप क्या चाहते हैं, बच्चे में आपने स्कीमा को इनपुट किया, प्रोसेस होना चाहिए, आउटपुट वहां पर आना चाहिए। तो पहले वाला जो स्कीमा है उसमें +1 करके आपने बच्चे को दिया है, जिसे हम नाम देते हैं इनपुट का हिपोथेसिस देते हैं। इसमें केवल ऐसा नहीं कह सकते कि ये जेड पीडी के अंतर्गत आ जाए, ये जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कतई नहीं है आपका। इसमें वहां पर AFH अर्थात अफेक्टिव फिल्टर हिपोथेसिस, परिकल्पनीय भाग जो उसका परिणाम है वो दे नहीं आएगा। क्या इसमें वहां पर हिपोथेसिस या परिकल्पना की मॉनिटरिंग होती है? कतई वहां पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 771 का है, रिडंडेंट का सिनोनिम आपसे पूछा गया, समानार्थी शब्द वहां पर पूछा गया कि रिडंडेंट है वो मीनिंग किसके लिए आता है। हालांकि ऑप्शन को देख के आपको अंदाजा लग चुका होगा क्योंकि दो अर्थ इसमें दिए हुए हैं, जो सतही तौर पर होता है, अनावश्यक होता है, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी उसे काम में लिया जाए, सुपरफ्लुअस या फिर अननेसेसरी होता है, वो बनता है आपका रिडंडेंट। ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो पार्ट क्या है आपका रिडंडेंट में। चूज द सिनोनिम ऑफ पार्सिमोनियस, ये जो पैटर्न आता है ये फिर से वोकैबुलरी सेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिख कर दे दिया अगले ने। हमें पार्सिमोनियस है इसका अर्थ पता होना चाहिए। पार्सिमोनियस को अपन कहते हैं जो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा अटपटे नेचर का हो, ठीक है, थोड़ा सा बेढंगा हो आपका वहां पर, यहां तक कि सामाजिक प्राणी बनता है तो उस वक्त लाइकिंग का नेचर है वो वहां नहीं आता है। ठीक है, लोग उसे वहां पर पसंद नहीं करते हैं, लोगों के ढर्रों में वो नहीं चलता है। ठीक है, यानी कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस भी रहे, थोड़ा सा अपने आप तक रिजर्व भी रहे, ठीक है, थोड़ा सा वहां पर बाकी लोगों का कहना ना माने, उसके अपने नियम कानून कायदे होते हैं, लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाए, वो बंदा क्या होता है आपका पार्सिमोनियस होता है, जिसे अपन फ्रूगल और स्टिंजी भी कह सकते हैं। दुनिया उसकी खूब बुराई वहां पर करती है, दुनिया को वो फूटी आंख नहीं सुहाता है, लेकिन वो अपनी जगह अपने लेवल पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे इंसान को फ्रूगल या स्टिंजी या पार्सिमोनियस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 773 वाला, ये पार्ट फिर से टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर आया है, जिसमें अपन सुनते हैं ना आपका वहां पर मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य वहां पर क्या रहता है। बच्चे से कहा जाता है बेटा आप चुपचाप अपनी रीडिंग लगाओ, ठीक है, ऐसा टीचर को आपने बार बार कहते हुए सुना होगा। तो बहुत बार तो आपको यह भी नजर आ जाता है कि टीचर अपनी कन्नी काट गया, हमें काम दे गया आपका वहां पर, ठीक है, उसको पढ़ाना चाहिए, हमें पढ़ने के लिए कह गया, ये तो हम घर पे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। जब बच्चा मनन करके पढ़ता है और ध्यान से अगर उसका अपनी खुद की स्पीड पर रीडिंग लगाता है तो जो कॉम्प्रिहेंशन उसे दिया गया है, जो पैसेज स्ट्रेंजा एक्सट्रैक्ट उसे मिला है आपका, ठीक है, उसको वहां पर वो पढ़ेगा, अपनी रफ्तार से पढ़ेगा, समझेगा, फिर उसके नीचे दिए हुए जो प्रश्न है उनका इजीली वहां पर आंसर देगा, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंशनल जो पावर है वो इनहांस हो जाएगा, उसकी स्पीड है कॉम्प्रिहेंशन की उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा। यहां पर वो अपनी व्याकरण की त्रुटियां नहीं निकाल पाएगा। जब उसे साइलेंट रीडिंग करनी है तो फ्लुएंसी के साथ स्पीकिंग तो आया नहीं ना, वो तो लाउड रीडिंग में आएगा। प्रोनाउंसिएशन भी लाउड रीडिंग में इंप्रूव होता है, साइलेंट रीडिंग में इंप्रूव नहीं होता है। अगला सवाल आपका वहां पर, ये बच्चा अपने पास में क्लॉज एनालिसिस का सवाल है आपका। क्लॉज एनालिसिस की जब आप बात कर रहे हो तो क्लॉज एनालिसिस के अंतर्गत जो हमारा फंक्शन है, जो कार्य है, रिलेटिव क्लॉज का है आपका। ठीक है, सह संबंध सूचक आपके उपवाक्य का है, वो हमेशा इस रूप में कार्य करने का होता है, उसके अंतर्गत वहां पर बताने का होता है। तो रिलेटिव क्लॉज क्या करता है, सह संबंध बताएगा, तो किसी दूसरे को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, किसी दूसरे को वहां पर आपका क्वालिफाई करेगा, उसका वहां पर कोई ना कोई विशेषित करने का भाव रखेगा, जो स्पेशली किसी नाउन या प्रोनाउन के फैक्टर से जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसा मॉडिफिकेशन हम किसमें पाते हैं, एडजेक्टिव या फिर विशेषण के अंतर्गत देखते हैं। यहां कंजंक्शन, एडवर्ब और नाउन इनकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर से आपका वोकैबुलरी पार्ट आता है और ये पार्ट अपने पास में है इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन से है। हमारा इडियम हमें क्या दिया गया, अ टेम्पेस्ट इन ए टी पॉट। बच्चा ये ध्यान रखना कि बहुत बार ये जो टेम्पेस्ट लिखा हुआ है इसकी जगह एक वर्ड तुम्हें देखने को मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म।
ठीक है, स्टॉर्म नहीं, स्टॉर्म, ठीक है। इसके मायने क्या होते हैं? जो लोकोक्ति या मुहावरा है कि टेम्पेस्ट इन ए टी पॉट, एक चाय के बर्तन में तूफान आ रहा है, इसके मायने क्या बनेंगे? छोटी चीजें, छोटा मैटर, छोटा मसला, उस पर बहुत ज्यादा आपका बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना आपका, और लास्ट में जब पता करते हैं तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला सेक्शन, वो है ए टेम्पेस्ट इन ए टी पॉट। बात कुछ थी नहीं, मसला या माजरा क्या है? बिल्कुल ट्रिवियल है, पेटी है आपका, छोटा है, ठीक है। उस पर आप क्या कर रहे हैं? आपका गुस्सा कर रहे हैं, आपका उस पर आप अति उत्तेजना जाहिर कर रहे हैं, उस प्रकार से हो हंगामा कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया होगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये किस में आ जाता है? आपका ए टेम्पेस्ट और स्टॉर्म इन ए टी पॉट में आता है। नेक्स्ट सेक्शन आपका वहां पर, यहां पर आपको बताना है डिक्शन के अंदर लिटरेरी डिवाइस बताना, ठीक है। इसे मैं ये कह सकता हूं कि लिटरेरी डिवाइस या डिक्शन से जाने की बजाय वोकैबुलरी सेक्शन में किसी की डेफिनेशन दे दी जाए ना, आपकी वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है आपका, वो भी एक डेफिनेशन दी और आपसे ये पूछा गया कि भैया ये बताओ वहां पर कि इसका वन वर्ड में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो लिटरेरी टर्म अपने पास में साहित्यिक अलंकार आता है फॉर द चॉइस, ये आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वोकैबुलरी के सेक्शन में रखा है, आप चाहे इसे डिवाइस के अंतर्गत रखें तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपका, कि वो चॉइस या वो विकल्प आपका जो लिटरेरी टर्म या साहित्यिक अलंकार का है, जिसमें वर्ड्स को यूज किया जाता है और फ्रेजेस को भी वहां पर यूज किया जाता है इन स्पीच और राइटिंग, जिसके आधार पर आप भाषण देते हैं, वक्तव्य देते हैं, जिसके आधार पर आप लेखन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो उसके पद परिचय पे डिपेंड करेगा आपका, और पद परिचय को अपन वहां पर नाम देते हैं डिक्शन का। इसमें संरचनात्मक अनुबंध, सिंटेक्स की जरूरत नहीं है, टाउन की जरूरत नहीं है, थीम की भी वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है मिस स्पेल्ट कैडर का है आपका, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। कि जो करेक्ट स्पेलिंग है, शुद्ध वर्तनी है आपकी वहां पर, इसको आपको पता करना है। तो 777 वाला पार्ट है, इसमें देखना, इस शुरू में स्पेलिंग मिल जाएगा CONSCIENC। इसको याद करने का तरीका बच्चा मैं आपको तैयार करवाऊं तो वो ये है, यहां पर पहले इसको ले लीजिएगा, फिर इसको, यहां पर साइंस की स्पेलिंग आपको आती है तो ये कॉन्शियस, इतना सा है, ठीक है, इजीली निकाल लोगे। यहां पर बस ये साइंस वाला ध्यान रखना, साइंस वाला स्पेलिंग सब जानते हैं बच्चा, आप छठी सातवीं इसमें सीख जाते हैं, तो कहीं पर भी ये स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होगी। अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका 778 वाला है, एक तरीके से ये जो अपना टर्म आता है, ये वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है, इसके अंतर्गत वहां पर रखा जाता है। डिफरेंट काइंड की जो आपकी वहां पर भाषा की भिन्नताएं होती हैं, जो कि आपको भाषा के संप्रेषण के अंतर्गत वहां पर रखती है, ठीक है। तो द यूज ऑफ अ लैंग्वेज वेराइटी, एक भाषा की जो भिन्नता है, कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, जिसे उपयुक्त समझा जाता है फॉर ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, एक विशिष्ट सामाजिक समूह के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स की बात करते हैं, लॉयर्स की अपन बात करते हैं आपका, ठीक है, या इसी रूप में जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी बात अपन करते हैं, जो सामाजिक तौर पर बोली जाती है, सामाजिक ढांचे के ताने बानों को बुनने के लिए आपका, मतलब पता है कि ये एक तरीके से झूठी है, एक तरीके से बनावटी भाषा है, ठीक, लेकिन फिर भी बोला जाता है, उसे अपन नाम देते हैं सोशल डायलेक्ट। ये डायलेक्ट होता है क्षेत्रीय भाषा के लिए, ठीक है। इन पे अपन बाद में भी बात करेंगे, जब वैरायटीज को अपन थियरी में पढ़ेंगे तब जाके इनकी बात वहां पर करने वाले। 779 वाला सवाल एक बार फिर से आपका टेंस या करेक्ट फॉर्म से वर्ब से जुड़ा हुआ सवाल आ गया आपका, और इसमें ये जो नेचर आता है उसमें वर्ब के अंदर भी अगला किसका पूछना चाहता है? कंडीशनल का नेचर आपसे पूछना चाहता है, शर्तात्मक वाक्य का नेचर आपसे वहां पर पूछना चाहेगा। इब से पता चला कंडीशनल का है, और वो भी आपका अनरियल है, सेकंड कंडीशन है, इम्प्रोबेबल है, या फिर आपका हिपोथेटिकल नेचर के अंतर्गत रखा जाता है। यहां पर वर्ब दिया गया, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट में आ रहा है बेटा आपका? वहां पर ये अपने पास में इमेजिनेशनल या सपोजिशनल स्टैंडर्ड के अंतर्गत वहां पर माना जाता है। काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, मैं इसे ठुकराता नहीं, ठीक है। मनी माइंडेड पीपल हैं, वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि भाई तू थोड़ा सा झुक जाता तो तेरा क्या फर्क पड़ता, इतने पैसे का फायदा होता, तेरी जगह होता तो मैं इसे जरूर स्वीकार करता, ठुकराता नहीं। मतलब उनके लिए जमीर या आत्मसम्मान जरूरी नहीं है, उनके लिए खाली कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये सेकंड वाला जो सेक्शन है, वो सेक्शन किसकी तरफ जा रहा है? वुड या शुड या कुड या माइट, रिजल्ट क्लोज के अंदर। तो यहां पर पहली जो प्रायोरिटी किस पर आ जाएगी? वुड पे, और उसके साथ में आपका जो रूट फॉर्म है, आपका बेस फॉर्म है, कौन सा? एक्सेप्ट वाला लिया जाएगा। एक वर्ड ये अलग है, ये वाला सेक्शन है, ये टोटली आपका लग जाएगा, ये के सिवाय या के बावजूद के अर्थ में आपका ले लिया जाएगा। तो इस नोशनल स्टैंडर्ड पे आप इसको नहीं लेंगे, ये रियल का या पहले वाले का, प्रोबेबल का है, ये आपका अनएक्सपेक्टेड या फिर आपका इम्पॉसिबल या तीसरे वाले का है, और इसके लिए इसमें कोई जगह नहीं बनती है। तो एकमात्र जो अपने पास चॉइस बची, ये बची। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ, द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट,
ये टॉपिक अपने पास में आता है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन का। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं, मूल्यांकन की जो विधियां हैं, मूल्यांकन के जो तरीके हैं, उनको इसके अंतर्गत आप काउंट करोगे। तो प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट है, अगर उसकी मैं बात करता हूं वहां पर, तो फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसे अपन फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। ये कहीं पर भी ग्रेडिंग का सिस्टम नहीं देता, ये कहीं पर भी प्रोडक्ट नहीं देता, बल्कि एक प्रोसेस का काम वहां पर करता है। इसमें आप ऐसा नहीं चाहते कि मूल्यांकन किया और अगले को मार्कशीट आपने थमा दी, नहीं, इसमें सुधारात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें आप रेमेडियल टीचिंग को शामिल करते हैं, डी टेस्ट आते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, टीच है, टेस्ट है, फिर उसका रीटेस्ट है आपका, उसके बाद में रीटीच है। इस तरीके से प्रोसेसेस आपकी बढ़ती चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत लंबा टाइम देखने को नहीं मिलता है, पूरे साल इंतजार नहीं करना है। यूनिट टेस्ट भी इसमें आप ले सकते हैं, 1 मिनट पेपर भी इसके अंदर ले सकते हैं। ये सब्जेक्टिव पार्ट से हटकर ऑब्जेक्टिव भी रखा जा सकता है। ये केवल स्पीकिंग स्किल पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि साथ में वहां पर अपने पास में ये जो पैटर्न होता है, ठीक है, वो पार्ट कौन सा है कि ये फाइनल ग्रेड तक सीमित नहीं, ठीक है। बाकी चीजें हैं कि सब्जेक्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, वहां पर टू लॉन्ग वाला पार्ट की बजाय कम टाइम ले ले, चलो ठीक है। स्पीकिंग के अलावा अदर स्किल्स हैं, उनको भी अगला वहां पर देख सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी, ये चारों ही उसकी लिमिटेशन, चारों ही उसकी कमियां हैं, सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इसमें ग्रेडिंग नहीं है। ग्रेडिंग केवल किसमें चलेगा बच्चा आपका, वहां पर सिर्फ और सिर्फ समेटिव में जाएगा। फॉर्मेटिव के नेचर में इस ग्रेडिंग को जगह वहां पर नहीं दी जा सकती है। तो आज के सवाल हैं, उनके अंदर आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन है, वोकेबलरी का सेक्शन है, ठीक है, इनको ज्यादा तवज्जो दी गई है, और थोड़ा सा ग्रामर वाला पार्ट जो कि पहले काफी तैयार हो गया था, उसका पैटर्न आपके सामने वहां पर कम रखा गया। तो मिलता हूं वहां पर आपके नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।